कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इसका विषय बहुत ही सशक्त है और बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप जीके का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप उसमें जो है कमजोर अपने आप को पाएंगे, क्योंकि पूरा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं केवल उनके नाम याद होना, केवल उनका सीरियल याद होना यही काफी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उनके जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी बताऊंगी, महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगी कि हमारे कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। क्योंकि प्रश्न कभी सीधे नहीं आते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया, कोई परियोजना बता दी या कोई इंपॉर्टेंट युद्ध बता दिया और आपसे पूछ लिया है ना कि ये किसके कार्यकाल में हुआ था, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, और आप चुप रह जाएंगे क्योंकि आपको वो याद नहीं होगा। आपने सिर्फ प्रधानमंत्रियों का सीरियल याद किया कि इतने बजे से इतने तक ये थे, है ना। कई बच्चों को तो ये भी याद नहीं होता है। तो ये बेसिक जीके है, सामान्य ज्ञान है, ये तो आपको आना ही चाहिए सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी कार्यरत जो लोग हों उनके लिए भी लाभदायक है, जो भी स्कूल गोइंग है उनके लिए भी, कॉलेज गोइंग के लिए भी, और जो भविष्य में तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए तो ये मूल मंत्र हैं। ये पता होना बहुत आवश्यक है। और मैं आज से ऐसे ही सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ वीडियो की, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कांस्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो आपको पूरा करवाएंगे और बहुत रोचक तरीके से आपको भी पता चलेगा कि इनके समय में अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो आप लोग क्या है, इंटरकनेक्ट करना सीख जाएंगे, घटनाओं को इंटरकनेक्ट करना हमको आना चाहिए। तभी कई बार जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हमें भले ही सीधा सीधा आंसर उसका नहीं पता हो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये तीन चीजें तो नहीं थी, है ना। और कई बार हमें कोई चीज फिर याद दिमाग में क्लिक करती है, अरे उस टाइम से उस टाइम तक तो वो थे, इस समय ये हुआ था, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को इंटरकनेक्ट करना सीख जाते हैं। तो आज से बहुत ही रोचक सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ। सभी के लिए, हमारे कुछ बच्चों का आ रहा था कि मैडम हमारे लिए भी आप वीडियो बनाएं, तो आज से स्टार्ट करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मजा आएगा और याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के सारे प्रधानमंत्री इसमें हम आपको बताएंगे और उनके जीवन से संबंधित बातें भी बताएंगे। तो पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो है जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये यानी आजीवन प्रधानमंत्री रहे। जब तक ये जीवित रहे तब तक प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित रहे और इनके 3 कार्यकाल हुए हैं। सबसे पहले इनका था 15 अगस्त 1947 से ये 52 तक, फिर दूसरा 52 से 57, देन तीसरी जो हमारी लोकसभा के चुनाव हुए थे 57 से, दूसरी लोकसभा के चुनाव थे 57 से लेके तो 64 तक, जब तक ये इनकी मृत्यु पर्यंत ये यहाँ इस पद पर सुशोभित रहे। इसके साथ साथ ही इनके बारे में आता है, जब पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनकी एक और विशेषता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चला था उसके ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे, या कहें कि अगुआ थे उसको चलाने के लिए। ठीक है, एक और है इनका, इन्होंने क्या किया, पंचशील के सिद्धांत भी दिए हैं। और 1962 का भारत चीन युद्ध भी इनके समय में ही हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक उदारवादी नेता थे और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व 2 गुटों में बंट गया था। सोवियत संघ था एक तरफ अमेरिका था, दोनों में गुटबाजियां हो गई। जो नवोदित राष्ट्र थे उनके बीच सैनिक संधियां हुई, या तो कोई इस गुट में था या दूसरे गुट में था, और एक गुट का सदस्य बनने का अर्थ था आप दूसरे गुट की दुश्मनी अपने आप ग्रहण कर रहे हैं। और तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए चतुराई का उन्होंने तरीका अपनाया और मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, जोसेफ टीटो, और भारत के नेहरू, इन तीनों ने परम मित्रों ने मिलकर एक युक्ति सुझाई और गुट निरपेक्ष यानी गुटों से दूरी बनाए रखने वाला एक सिद्धांत दिया जो आज भी चल रहा है और भारत की विदेश नीति का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन भी के संस्थापक सदस्य है। ये पंचशील का सिद्धांत दिया। चीन जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले हमने उनको मान्यता दी थी एक देश के रूप में, और इनका मानना था कि अपने पड़ोसी देश से हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। ये बात अलग है कि उसने दगा दी,
पर उनका ऐसा मानना था। तो पंचशील के सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत थे, यानी हम अब एक दूसरे की सीमाओं पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सीमाओं पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इन्होंने दिया था। और लेकिन चीन ने विश्वासघात किया, इसके चलते 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो ये बहुत सारी चीजें थी और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा जो थे वो कार्यवाहक, यानी जब कोई किसी पद पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सीनियर जो व्यक्ति होता है उसको कार्यभार दिया जाता है। कार्यवाहक यानी उस समय तक के लिए जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया गया गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री नेहरू के बाद। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई पूछे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद किसको मिला, तो हम छूटते ही कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन नहीं, यहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए और दिए कि सरदार पटेल, सरदार पटेल, गुलजारीलाल नंदा या आपके लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो हो सकता है आप लोगों को पता ना हो और आप या तो इंदिरा गांधी लगाएंगे या फिर लाल बहादुर शास्त्री लगाएंगे, पर आपके दोनों में से अगर दोनों ही आप लगाते हैं तो सरदार पटेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उस समय वो भी थे। लेकिन आपके ये सारे आंसर गलत होंगे। उसका आंसर है तुरंत बाद। अगर प्रश्न ये होता है कि उसके तुरंत बाद किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। दूसरी बार ये पुनः कार्यवाहक रहे 11 जनवरी 1966 से। वो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। फिर 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना पद ग्रहण किया और ये बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी कभी इन्होंने विलासिता का जीवन नहीं जिया, बहुत सादा जीवन जिया और ट्रेन में साधारण उसमें यात्रा करते थे। इनका एक अलग व्यक्तित्व था। तो जब ये बात हुई कि नेहरू जी के मृत्यु के बाद किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो सर्वसम्मति से सबका जो समर्थन था वो लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ था, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो निर्विवादित थे। ठीक है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था कहें तो। और 9 जून 1964 से जनवरी 1966 तक अपनी मृत्यु पर्यंत ये प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, क्योंकि 1965 के युद्ध के समाप्ति के बाद ताश जो समझौता होना था भारत पाकिस्तान के बीच, ताशकंद समझौता जिसे कहते हैं, उसके लिए ये गए थे वहां पर और संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहां से इनका सब वापस आया था। तो बहुत कम कार्यकाल रहा पर बहुत प्रभावी कार्यकाल रहा और ये एक प्रधानमंत्री के रूप में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। तो इन्होंने जो नारा दिया था, इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान, है ना। इनकी जो कहीं स्मारक बना हुआ है उस पर भी ये नारा लिखा हुआ है। दिल्ली में जब आप जाएंगे इनके स्मारक के ऊपर तो ये जय जवान जय किसान लिखा हुआ है, क्योंकि इनका ये नारा था। क्योंकि उस समय 2 घटनाएं इनके जीवन काल में घटी थी। एक तो भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था और उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि किसान जो है उत्पादन बढ़ाएं और रोटी कम से कम अपने पूरे देश के लिए पैदावार बढ़ाएं। दूसरा, उसी समय 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी भारत ने और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और भारत का शौर्य जो है संपूर्ण विश्व में, चूंकि 1962 में हार हुई थी चीन के सामने, तो उससे बहुत थू हो गई थी। लेकिन इस विजय के बाद थोड़ा सा हिम्मत लोगों के बीच आ गई थी, थोड़ा सा हमारा सर ऊपर उठ गया था। तो ये 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई थी, इसीलिए इन्होंने 1965 के युद्ध के लिए जय जवान बोला था और अकाल से निपटने के लिए जय किसान, तो इसका नारा दिया। इनकी मृत्यु के बाद फिर से संकट पैदा हुआ कि अब कौन प्रधानमंत्री, तो गुलजारीलाल नंदा कुछ समय तक जनवरी 1966 से और 11 जनवरी 1966 से और 24 जनवरी 1966 तक गुलजारीलाल नंदा फिर कार्यवाहक रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पदभार ग्रहण किया प्रधानमंत्री के रूप में और उनकी बेटी थी नेहरू जी की। और कुछ लोगों को हालांकि ये लग रहा था कि ये नई है, पहली बार महिला कैसे देश संभालेगी और क्या ये अपना काम कर पाएंगी। कुछ जो कांग्रेस के अंदर ही थे, पुराने लोग थे, उनको लग रहा था ठीक है इनको हम बना देंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर रहेंगी और हमारे ऊपर ही ये जो है डिपेंड रहेंगी निर्णय लेने के लिए।
इन्होंने क्या किया कि जैसे ही पदभार ग्रहण किया वैसे ही इन्होंने अपना कद ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया और वो जो लॉबी थी उससे बाहर के लोगों को भी अपने सलाहकार मंडल में इन्होंने शामिल किया और ये सिद्ध किया कि ये बहुत सशक्त प्रधानमंत्री बन सकती हैं और बन के दिखाया। हालांकि विवादित रहा, कांग्रेस के अंदर अंतर कलह रही, कांग्रेस की दो टुकड़े हुए, एक कांग्रेस ओ था, कांग्रेस आर था। कांग्रेस आर इंदिरा का समर्थक लोगों का था, दोनों के बीच खींचतान हुई। एक समय ऐसा आया जब स्वयं इंदिरा गांधी जी को उनके सदस्यता, कांग्रेस की सदस्यता समाप्त कर दी गई, उनको निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस से। तो ये सब परिस्थितियां भी उनको झेलनी पड़ी, जबकि वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उसके बाद भी ये सब कुछ झेलना पड़ा। लोकतंत्र है, राजनीति है, सब कुछ संभव है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल हम देखें, हालांकि यहाँ खंडित है। 1967 के बाद 1966 में जब इन्हें पदभार ग्रहण किया तो 67 में फिर से चुनाव हुए और उसके बाद 71 तक चले, फिर 71 में फिर से चुनाव हुए और 1977 तक ये अपने पद पर रही और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय युद्ध भी था 1971 का और अकाल भी था, गरीबी से भी मुंह बाय खड़ी थी, तो बहुत सारी चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा और जो उम्मीद इन्होंने जगाई थी लोगों के बीच उसको ये फुलफिल करने में नहीं सफल रही, तो लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा और 1977 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, ठीक। तो इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण और दूसरा जो इनका कार्यकाल था वो था 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये इस पद पर रही। 31 अक्टूबर को एक विवादित मामला था, खालिस्तान की मांग कर रहे थे कुछ लोग जिनको आतंकवादी करार दिया गया था, नक्सलवादी कहें, आतंकवादी कहें, तो वो उन लोगों ने विरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो उसी विरोध के चलते इन्होंने स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी हुई थी, क्योंकि वो लोग वहां जाकर छुप गए थे। स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी हुई थी जिसके चलते सिख समुदाय इनसे बहुत खफा हो गया था और स्वयं इनके कहें अंगरक्षक ने जो है उस समय धोखा दिया था कहें कि, या फिर उसका जो भी रहा हो, और इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई। तब तक ये अपने प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी आए कि देश की पहली या अभी तक मैं कहूँ एकमात्र, है ना, पहली या एकमात्र है ना, अभी तक दूसरी कोई महिला प्रधानमंत्री देश में नहीं हुई है। तो पहली भी है और एकमात्र भी है, महिला प्रधानमंत्री है ये, और अपने पद पर इन्होंने बहुत सशक्त कार्यकाल रहा। अब सशक्तता का परिचय दिया, शक्ति का परिचय दिया। हजारों विरोध होने के बाद भी ये अपने पद से डिगी नहीं, घबराई नहीं और चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। इनके समय में दूसरा जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, जब इन्होंने बांग्लादेश को मुक्त कराया था, यानी पाकिस्तान की दो फाड़ कर दी थी, और ये बहुत ही दूरदर्शी निर्णय था, बहुत ही साहसिक निर्णय था और ऐसा शौर्य अभी तक देखने को नहीं मिला। लोग जो भारत के वासी हैं वो हमेशा ये रहते हैं, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमारी कहते हैं बाहें फड़कने लगती हैं कि हम भी जाएं और पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दें। लेकिन इन्होंने करारा जवाब दिया था और उनको ही बहुत ज्यादा, अगर वो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता तो उनकी संख्या, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती। चूंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र ही है, लेकिन चूंकि हमने स्वतंत्र कराया इसलिए वो कभी भी हमारे सामने सर उठाकर खड़े नहीं होते, पाकिस्तान का साथ नहीं देते आतंकवादी गतिविधियों में। तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी और रणनीतिक भी विजय थी। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था, इन्होंने इसको मुक्त कराया। साथ ही 1974 में परमाणु परीक्षण भी किया था, जिस पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा हा हल्ला किया था कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये डिगी नहीं, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन ये अपने क्षेत्र में अडिग रही और परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद थोड़ा सा विवादित और इनका कार्यकाल रहा, जब आपस में घमासान हो गया और उस समय महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो बिहार में और गुजरात में लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में जेपी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और संसद तक मार्च निकाला था। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की थी। तो उस समय उनको लगा कि अब कुर्सी जाने वाली है, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
आपातकाल की प्रस्तावित किया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को मानकर आपातकाल की घोषणा कर दी। और आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल घोषित हुआ था। अनुच्छेद 352 है ना, ये कब होता है? या तो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं इसको, और या तो उसमें लिखा था पहले कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी। तो यहाँ ये जो इन्होंने आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया और आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के चलते ये लगाया था। तो जब हम जानते हैं जब ये आर्टिकल 352 के तहत लग जाता है आपातकाल, तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं और लोगों के सारे मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। काफी विवादित रहा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी, जेलों में डाल दिया गया, कई विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया और 18 माह तक ये चला। उसके बाद पुनः चुनाव, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता था और लोगों को लगने लगा था कि भारत में जो लोकतंत्र है क्या वो कायम रह पाएगा या जैसा बांग्लादेश या पाकिस्तान में होता रहा है वैसा होगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद दोबारा से 77 में चुनाव कराए, जिसमें उनको इन्हीं सबके चलते हार का सामना देखना पड़ा था। जनता की सरकार बनी थी उस समय, ठीक है। और इनका एक और इम्पोर्टेंट वो था, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ, है ना। तो ये इंदिरा गांधी थी। इसके साथ ही अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं, हमारे प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई हैं, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे और ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। जैसा कि मैंने बताया, इमरजेंसी की वजह से बहुत विरोध था और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई थी। पूरी 542 में से मात्र 154 सीट कांग्रेस को मिली थी और इनको बहुत बड़ी विजय हासिल हुई थी। लेकिन इनके बीच में आंतरिक कलह था, तो चूंकि जगजीवन राम की कांग्रेस और डेमोक्रेसी भी शामिल थी, समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, सारी पार्टियां मिलकर जनता सरकार बनी थी। जनसंघ भी उसमें शामिल था, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कहते हैं पूर्वज कहें, तो वो जनसंघ भी इसमें शामिल था। सब मिलकर जनता पार्टी बनाई गई थी और विजय भी हासिल की थी। लेकिन उसकी दौड़ में क्या, प्रधानमंत्री पद की होड़ में ये आंतरिक कलह उत्पन्न हुए और इनकी बहुमत खो दिया। तो चूंकि मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह में और जगजीवन राम में आपस में होड़ थी कि वो प्रधानमंत्री बने या वो प्रधानमंत्री बने, तो वर्तमान में मोरारजी देसाई को बना दिया था, लेकिन ज्यादा देर टिके नहीं और बाद में चौधरी जब बहुमत खो दिया तो चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बहुमत दिया, अपने समर्थन दिया और ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। 4 माह तक इनकी सरकार चली। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। ये किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी सेक्युलर करके, ठीक है। इन दोनों से पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सारे जो है कांग्रेस सरकार की थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार इनके टाइम में बनी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर वापस में जब 1980 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी, तो उनकी मृत्यु पर्यंत तक वो वहां प्रधानमंत्री रही। जब उनकी डेथ हो गई तो 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी जी ने अपना पदभार संभाला। फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद वो 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। और उनके बारे में जो कहा जाता है, शांतिप्रिय नेता थे और बागडोर को अच्छे से संभाला उन्होंने, अपनी माँ की बागडोर को। और ये भारत में संचार प्रणाली के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। यानी आज हम जो कंप्यूटर क्रांति देखते हैं उसका विचार, उसका क्रियान्वयन इन्होंने ही किया था, ठीक। उसके अलावा एक और इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने श्रीलंका में जब तमिल और सिंगली जनजाति के बीच बहुत ज्यादा बढ़ गया था विवाद, चूंकि तमिल जाति वहां जो है वो भारत के ही तमिलनाडु प्रदेश से गए हैं, वो लोग वहां बरसों पहले बस गए हैं, तो भारतीय मूल के हैं, तो भारत का वहां हस्तक्षेप करना आवश्यक था। तो इन्होंने शांति सेनाएं भेजी थी कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, पर उसके परिणाम गलत हुए। जो तमिल लोग थे उनको लगा कि हमारे देश ने ही हमारे लिए सेनाएं भेजी है हम पर आक्रमण करने के लिए, और सिंगली लोग जो थे श्रीलंका के मूलवासी थे उनको लगा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। तो विवादित रहा और शांति सेनाएं वापस बुलानी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी जान देकर इसकी भरपाई करनी पड़ी, क्योंकि
एक उन्हीं में से एक तमिल महिला थी जिन्होंने तमिलनाडु में इनका स्वागत करते समय बम पहनाया था, बम लगा दिया था और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कार्यकाल रहा। इसके बाद अगले जो प्रधानमंत्री रहे वो थे, तो हमारे 8वें प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये जनता दल के थे, कांग्रेस के नहीं थे। फिर उसके बाद इस समय राजीव गांधी के बाद थोड़ी सी अस्थिरता आई और 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बदले। और दूसरे इसके बाद 9वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर थे, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे और ये समाजवादी जनता पार्टी के व्यक्ति थे। उसके बाद 10वें जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, जो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। अस्थिरता के बाद थोड़ी स्थिरता आई और 96 तक, ये 5 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इनके समय में विश्व जो है उदारवाद और वैश्वीकरण वाली जो संकल्पनाएं हैं उनसे गुजर रहा था। ठीक है, तो और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 11वें वो अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये इस समय मात्र 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक पहले प्रधानमंत्री बने। फिर ये उसके बाद दोबारा से मार्च 98 से मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे और इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। और सबसे पहले 1998 में पोखरण में इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और 99 में इनका कारगिल युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की और हम कहें कि शौर्य का अपना परिचय दिया। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, उनकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से प्रारंभ हो गई थी। तो ये अगले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे 12वें नंबर के वो हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, इनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा नहीं रहा। समय समय पर बहुत सारे 3-4 प्रधानमंत्री उसमें बदले थे। तो HD देवगौड़ा जो है वो कितने तक रहे? 1 जून 1996 से और कब तक रही ये? 21 अप्रैल 1997 तक, 21 अप्रैल 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 13 नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, ये कांग्रेस के थे, ये अच्छा ये जनता दल के थे। ठीक है, ये जनता दल के थे और इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो बीजेपी के थे। ठीक है, ये जनता दल के थे। इसके बाद 13 जो नंबर के हैं इंद्र कुमार गुजराल, ये बहुत कम समय के लिए ये लोग रहे, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहा? वो रहा 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1997 से लेकर तो कब तक रहा? 1997 से 19 मार्च 1998, 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये किस पार्टी के थे? ये भी जनता दल के थे। ठीक है, जनता दल के थे। इसके बाद पुनः 14 नंबर के जो प्रधानमंत्री आए वो थे मनमोहन सिंह और इन्होंने भारतीय राजनीति को फिर से एक स्थिरता प्रदान की। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो रहा है बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, पर चूंकि क्रम में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये मनमोहन सिंह हैं। और मनमोहन सिंह है 22 मई 2004 से 22 मई 2004 से तो कब तक रहेंगे? 22 मई 2009 तक, 22 मई दोबारा इनका कार्यकाल मई तक रहा था, मई 2009 तक। और 9 के बाद ये 14 में फिर बने, है ना। तो हम इनको लिखेंगे 22 मई 2004 से 22 मई 2014 तक, 2014 तक ये लगातार 10 वर्ष यानी 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। और एक अर्थशास्त्री हैं ये। और हम इनकी उपलब्धि की बात करें तो मनरेगा इन्होंने शुरू की थी, मनरेगा, है ना, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है वो इन्होंने प्रदान
स्टार्ट की थी और एक बहुत बड़ी परियोजना थी। आज सभी लोग उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें 15वें जो प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। तो नरेंद्र मोदी, इनको आप सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मनमोहन सिंह थे ये कांग्रेस के थे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनी थी और 10 वर्ष तक रही थी। ऐसा लगने लगा था कि अब कांग्रेस का खत्म हो गया, आज तक कोई नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया और कांग्रेस की सरकार फिर से बनानी। 10 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नरेंद्र मोदी जो हैं उनका कार्यकाल है 26 मई 2014 से आज तक, है ना। और इन्होंने 2019 में फिर से चुनाव हुए थे और इनकी जो उपलब्धि मैं कहूंगी वो है धारा 370 हटाई इन्होंने, 370 समाप्त, है ना। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। चूंकि वो अभी तक क्या था, अभी तक वो एक विशेष राज्य का दर्जा था। चूंकि राज्य ही नहीं रहा तो विशेषता की तो बात ही नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने संविधान में संशोधन किया। 5-6 अगस्त 2019 को 2 संशोधन हुए थे। पहला था धारा 370 हटी थी, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी, जिसमें बहुत सारी वर्जनाएं थी और कहें कि अलगाव सा था कश्मीर के लोगों के साथ। लेकिन अब वो समाप्त हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख, और अब वो जो उसकी पूरी बागडोर है वो केंद्र के हाथ में है। तो इसी प्रकार कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, आपके लिए बहुत लाभदायक होती आशा करती हूँ। जो भी आप अन्य जिसमें जानना चाहें तो कमेंट में जाकर आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इससे संबंधित सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।